हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि अपना जो YouTube चैनल है वो अब 5 लाख हो चुका है। और एक और बधाई आपको OPD के लिए, वो भी अपना लगभग 100 के होने वाला है बहुत जल्दी। एक दिन में कितने हो गए? 65 के। तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद। देखिए, अपन पढ़ रहे थे साथियों पशुपालन का पार्ट बी। सबसे पहले अपन ने पढ़ी गाय की नस्लें, फिर अपन ने देखी कल भैंस की। आज अपन देखेंगे उसके आगे भेड़ व भेड़ की प्रमुख नस्लें। ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको अपन 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आज और सेकंड कल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भेड़ की प्रमुख नस्लें गाय की हो चुकी है और भैंस हो चुकी है। मैंने कल बोला था शायद कि गाय के अंदर गुणसूत्र 60 होते हैं। मैंने 50 बोले थे उस समय, 60 होते हैं। गाय में कितने होते हैं? 60। भैंस का याद रखना है अपने को। अगर गुणसूत्र पूछे तो 50 ऑप्शन में है तो ये करना है, लेकिन अगर 50 नहीं है तो 48 करना है, क्योंकि ये अलग है। ये जलीय के अंदर होते हैं और 48 होते हैं दलदली के अंदर। ठीक है, ये दोनों में अलग है। एक कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को कि साहिवाल का सबसे ज्यादा दूध है या मुर्रा का है। तो देखिए, सबसे ज्यादा दूध पूछे तो जर्सी, जो विदेशी है, पूर्णतः विदेशी नस्ल है, 365 दिन। फिर सबसे ज्यादा दूध काल पूछे तो साहिवाल 360 दिन। और भारत की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, उसमें सबसे लंबा दूध काल पूछे तो वहां पे आपको गिर करना है, जिसका 325 दिन है। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तीनों अलग अलग है। विदेशी सबसे ज्यादा 365, पूर्णतः भारतीय पूछे तो गिर 325, और उसके बाद 360 क्या? साहिवाल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए, भेड़ की प्रमुख नस्लें, इसका सबसे पहले वही वैज्ञानिक या जिसे बोल सकते हैं अपन जूलॉजिकल नाम। क्या है? जूलॉजिकल नाम। जूलॉजिकल नाम वो है इसका ओविज एरिज है। ठीक है, ओविज एरिज है। ये एरा इसकी जगह ध्यान रखना है यहाँ पर, ओविज एरिज। ये है इसका वैज्ञानिक या फिर जूलॉजिकल नेम। गाय का बी इंडिकस, भैंस का बुबेलस बुबेलिस। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ हर क्लास में ताकि आपको याद हो जाए। इसका ओविज एरिज। अब इसमें गुणसूत्र, गाय में 60, भैंस में 50 और 48, इसमें हो जाएंगे 54, यानी कि 54। कितने होते हैं? 54। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है भेड़ में 54। अब देखिए, इसमें भेड़ होती है, एक होता है नर, एक होता है मादा। तो नर जो भेड़ होता है उसे बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? रैम। और मादा जो भेड़ होती है उसे बोलते हैं ईव। क्या बोलते हैं? ईव। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये भी आपको याद रखना है। इसको बोलेंगे रेम और इसको बोलेंगे ईव। और भेड़ का जो बच्चा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, अंग्रेजी के अंदर भी अपन पढ़ते ही हैं। भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? लैम। क्या कहलाता है? लैम। और भेड़ जो बच्चा देती है, बच्चा देने की क्रिया को क्या कहलाएंगे? लैम्बिंग। क्या होगा? लैम्बिंग। बच्चा देने की क्रिया किसमें? भेड़ में। भेड़ में जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसको लैम्बिंग बोलते हैं, और बच्चे को बोलते हैं लैम। और लैम से ही बना है लैम्बिंग। तो दोनों वर्ड आपको याद हो जाएंगे कि बच्चे को क्या बोलते हैं तो लैम, और बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। और गाय और भैंस में बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कल्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्विंग। गाय और भैंस दोनों में, गाय व भैंस। देखिए, भेड़ का जो समूह होता है, जैसे गाय और भैंस का जो समूह होता है उसको अपन ने बोला था क्या? हर्ड बोला था। HURD, हर्ड। गाय और भैंस का जो समूह होता है उसे हर्ड बोलते हैं। उसी तरह भेड़ का जो समूह होता है उसे बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ का समूह।
भेड़ का जो मांस होता है उसे बोलते हैं मटन, ध्यान रखना क्या रहेगा, मटन। गाय का क्या हुआ था, बीफ। भैंस का क्या हुआ था, बफन। और बच्चे का विल। अब भेड़ का मांस क्या कहलाएगा, मटन। फिर आगे बकरी का आएगा चेवन, फिर मुर्गी का आएगा चिकन, सूअर का आएगा पोर्क, सब में अलग अलग पड़ेंगे, ठीक है, मटन। इसी तरह अगर बधिया किया हुआ नर है, क्या है, बधिया नर। बधिया नर के जो मांस होता है, बधिया जो नर होता है उसका जो मांस होता है भेड़ के अंदर, उसे वीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडर, या कहीं कहीं आपको विल्डर भी मिला हुआ मिलेगा, तो वीडर या विल्डर। अब देखिए भेड़ का मांस मटन, लेकिन बधिया जो नर होता है किसमें, भेड़ में, तो उसके मांस को बोलेंगे वीडर या विल्डर। अब बधिया नर क्या होता है, तो बधियाकरण अपना अलग से टॉपिक है। वे नर जिसे बच्चे उत्पन्न करने से रोकने के लिए उनकी जो ग्रंथि होती है, ठीक है, उसको ऑपरेशन के द्वारा, या फिर पहले एक विधि होती थी, क्या होता था, इनका जो अंडाशय होता था उसको तोड़ देते थे जिससे वो बच्चे पैदा न कर पाए, तो उनको बधिया कर दिया जाता था जिससे वो जनसंख्या वृद्धि न कर पाए। तो इस प्रकार के जो भेड़ होते हैं जो बच्चे प्रजनन करने में अक्षम होते हैं, उनका जो मांस होता है वो विल्डर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो अब यह है कि बधिया क्यों किया जाता है, ये जानवर है भाई, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनका बधिया किया जाता है। तो इनका बधिया किया जाता है, इनका जो मांस होता है ना वो बढ़ाने के लिए। जिसका भी बधिया होगा ना उस पशु का प्रयोग ये मांस के लिए करते हैं, उसको बेचने के लिए, वो जल्दी से मोटा होता है। मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए साथियों भेड़ के अंदर ये बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण अलग से टॉपिक है, अपन वहां पे इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर है देखिए भेड़ का प्रथम क्लोन, प्रथम जो क्लोन है वो है डॉली। ये दिया था डॉक्टर विलमुट ने, विलमुट, ये याद रखना है, डॉक्टर विलमुट थे जिन्होंने इसका नाम दिया था डॉली। कल अपन ने भैंस में भी पढ़ा था, समरूपा सबसे पहले दी थी, फिर उसके बाद में क्या थी, उसके बाद में गरिमा, श्रेष्ठा और लालिमा, ये चारों पढ़ी थी। यहां पर भी आपको याद रखना है कि पहली क्लोन कौन सी थी, तो डॉली थी। कौन सी थी, डॉली। और किसने दी थी, तो विलमुट ने, डॉक्टर विलमुट। देखिए भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो होता है 145 दिन। गाय का मैंने आपको बताया था 182 दिन। कल अपन ने भैंस का भी देखा था 310 दिन। कितना था, 310। तो याद रखना 145 दिन होता है इसका गर्भकाल। गाय का 182 182 और भैंस का होता है 310। सबसे ज्यादा होता है ऊंट का 390 से 400, लगभग 390 होता है, ध्यान रखना। ये वो ऊंट पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए भेड़ की जो नस्लें होती है वो टोटल 44 है, मतलब 44 नस्लें जो है वो भेड़ की हैं। इसमें जो रजिस्टर्ड है, जो पंजीकृत जो नस्लें हैं वो है 40। कितनी है, 40। अब ये 40 किसमें है, ये 40 है भारत के अंदर। कहां पर है, भारत के अंदर। विश्व में पूछे टोटल नस्लें कितनी है, तो 200 है। कितनी है, विश्व में भेड़ की नस्लें, विश्व में भेड़ की नस्लें कितनी है, 200 है। कितनी है, 200 है। और भारत में पूछे तो 44, उसमें रजिस्टर्ड पूछे तो ध्यान रखना अपने को यही करनी है वहां पर, ठीक है। 40 याद रखना, अगर ऑप्शन में ये दोनों मिल जाए तो अपने को ये रजिस्टर्ड वाली करनी है 40। राजस्थान में पूछे तो 8। कितनी है, 8। ये है राजस्थान में, राजस्थान में कितनी है, 8। तो तीनों याद रखनी है, 200 और फिर ये 40 और 8। अगर रजिस्टर्ड ऑप्शन में है ही नहीं 40 तो वहां पे अपन को 44 अपन कर सकते हैं। कल किसी ने बोला था कि सर आपने भैंस की बताई कि भैंस की टोटल नस्लें 20 है, उसमें रजिस्टर्ड अपन ने पढ़ी 16। आज इसमें भी पढ़ लिया कि 44 और रजिस्टर्ड 40। तो गाय की तो नहीं बताई। गाय की अपन ने बताई थी कि करनाल के में जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इसकी नस्लें दी हुई है वो 53 है। कितनी थी, गाय की 53। तो इसमें जो रजिस्टर्ड है वो 50 है। कितनी है, 50। ये ध्यान रखना, बस ये हो गई गाय की। कोई प्रश्न छूट जाए ना तो या तो आप कमेंट करते हो तो वहां से मेरे को पता चल जाता है, और बाय द वे छूट भी जाए ना तो अपन ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सब कवर होगा टोटल, ठीक है। जो भी डाउट्स है वो उसमें क्लियर हो जाएगा ओपीडी के अंदर। उसमें आराम से पढ़ेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सारा होगा उसमें, पूरा कवर होगा। ये थ्योरी जो है ना इससे भी ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सारा है उसमें। देखिए तो ये आपको ध्यान रखना है, गाय के अंदर 53 थी, 50 रजिस्टर्ड, भैंस के अंदर 16 थी, सॉरी 20 थी,
16 उसमें रजिस्टर्ड थी। अब यहाँ पे बेड के अंदर 44 है, 44 रजिस्टर्ड 40 है। विश्व में पूछे तो 200, राजस्थान में पूछे तो 8। कितनी है? 8। स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। देखिए भेड़ को क्यों पालते हैं? भेड़ पालते हैं पशुपालन, अच्छी बात है। देखिए भेड़ पालने के जो उद्देश्य है, एक तो है मांस, क्या मिलता है? मांस मिलता है। और क्या मिलता है? ऊन मिलता है। मुख्य प्रयोजन जो है भेड़ पालन का वो है मांस और ऊन। एक गौण अपन लिख सकते हैं साइड, वो है दूध। अपन नहीं पीते भेड़ का वैसे, लेकिन दूध तो होता ही है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य है इनके जो प्रयोजन पालने का वो है मांस उत्पादन और ऊन उत्पादन के लिए। और तीसरा क्या है? दूध। तो देखिए ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। फर्स्ट, प्रथम ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है वो भारत में है, प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। वैसे जनगणना दे रखी है भारत की, जो पशु गणना है ना उसमें भारत और राजस्थान ना देखेंगे। मोटे रूप से आपको बता दूं कि भेड़ अगर विश्व में पूछे ना तो ऑस्ट्रेलिया है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अपन भारत के अंदर ये कहां पर है? राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, कौन से में कम है, वो ओपीडी में भी पढ़ेंगे। और गौरव संघ का काम इसके ऊपर चल रहा है। ये जनगणना का टॉपिक है ना, उसको अपडेट कर रहे हो तो उसमें भी आराम से वो बता देंगे, ठीक है। मैं भी बता दूंगा आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? सेंसस का, जो पशु की जो जनगणना है उसमें। ऑस्ट्रेलिया याद रखना सबसे ज्यादा, इंडिया का बताएंगे अपन, ठीक है। राजस्थान का भी बताएंगे, हर बुक में अलग अलग दे रखा है तो अपन उसमें ऑथेंटिक प्रूफ के साथ देंगे, ऑथेंटिक, ठीक है। मांस उत्पादन ऊन और दूध के लिए फर्स्ट स्थान पे राजस्थान ऊन में है। देखिए केंद्रीय क्या है? केंद्रीय भेड़ व ऊन, सॉरी यहां पे बकरी करना आप, केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान, केंद्र या केंद्र, ठीक है। कहां पर है? तो ये है साथियों अविका नगर। कहां पर है? अविका नगर। अविका नगर, अविका नगर कहां पर है? तो ये है साथियों मालपुरा। मालपुरा टोंक के अंदर, मालपुरा टोंक के अंदर अविका नगर, मालपुरा टोंक। केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो अविका नगर, मालपुरा टोंक। अनुसंधान जो होते हैं ना वो याद रखने, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। एशिया की, देखिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, ऊन की जो मंडी है वो कहां पर है? कहां पर है? ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा नंबर है? फर्स्ट, प्रथम। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी कहां पर होगी? राजस्थान में होगी। क्यों? क्योंकि ऊन भी तो राजस्थान में ही हो रहा है, तो मंडी भी राजस्थान के अंदर ही होगी। अब कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। अब सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है, तो ऊन जो परिष्करण किया जाता है, परिशोधन किया जाता है, उसकी प्रयोगशाला कहां पे होगी? अरे बीकानेर में होगी ना। जब ऊन की मंडी यहाँ पर है, ऊन यहाँ पर आ रही है, तो उसको परिशोधन के लिए दूसरे जिले में भेजेंगे तो वापस खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कंज्यूम होगा। तो बस सीधा सा हिसाब है। जब ऊन की मंडी यहाँ पर है तो परिशोधन, इसकी जो प्रयोगशाला है वो भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। तो यहीं पर क्या है? ऊन परिष्करण लिख दूं मैं यहाँ पे, परिष्करण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला ये कहां पर है? दोनों बीकानेर में। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी बीकानेर में। बीकानेर में क्यों है? क्योंकि ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो
जब मंडी यहाँ पर है तो ऊन का जो परिष्करण होगा वो भी कहाँ पे होगा, बीकानेर में होगा। तो दोनों ही कहाँ पे, बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अविकानगर मालपुरा टोंक, भेड़ और बकरी दोनों कहीं वहां पर है। अब है ऊन विकास बोर्ड। क्या है, ऊन विकास, वूल डेवलपमेंट बोर्ड जो है, या ऐसे व शिक्षण संस्थान, ऊन विकास बोर्ड, व यहाँ पे ऊन ही है, ठीक है, ऊन शिक्षण संस्थान, इसलिए मैंने लिखा नहीं है वापस। ये कहां पर है, ये है साथियों अपने जोधपुर, सन सिटी। कहां पर है, जोधपुर। सारा का सारा देखिए पश्चिम के क्षेत्र में, कहां पर है, पश्चिम में। देखिए ऊन विकास बोर्ड व शिक्षण संस्था पूछे तो जोधपुर में, और बकरी अनुसंधान पूछे, भेड़ अनुसंधान बीकानेर, सॉरी मालपुरा में, टोंक के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी पूछे तो बीकानेर में। मंडी वहां पर है तो ऊन परिष्करण प्रयोगशाला कहां पे होगी, वो भी बीकानेर के अंदर ही है। ये भी कहां पे मिलेगी आपको, बीकानेर के अंदर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका एक बार ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ये फर्स्ट है यहाँ पर। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूपी है। सेकंड स्थान अपना राजस्थान का है। दूध में कौन है, यूपी। राजस्थान क्या है, सेकंड कौन है ना, राजस्थान। और मांस उत्पादन में सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र। यहां पे आ जाएगा महाराष्ट्र, कर लिया। देखिए अब अपन पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट जो भेड़ है उसके बारे में। तो वो है साथियों अपनी पहली जो भेड़ है वो अपन पढ़ेंगे आज मारवाड़ी। कौन सी है, मारवाड़ी। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है मारवाड़ी। तो सबको पता है मारवाड़ जो क्षेत्र है, जैसे मेवाड़ है, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसको पहले मेवाड़ कहा जाता था। इसी तरह जोधपुर डिवीजन का ये जो बेल्ट है जिसमें पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, इसे मारवाड़ कहते थे। तो मारवाड़ी है तो इसका मतलब इसका ओरिजिन जो क्षेत्र होगा, मूल स्थान होगा, वो कौन सा होगा, मारवाड़। तो ये मिलती है सबसे पहले तो मारवाड़ का सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि डिवीजन, संभाग खुद जोधपुर। तो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, और उसके बाद इसी क्षेत्र में पाली आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, और कुछ क्षेत्र नागौर और डीडवाना कुचामन वाला बेल्ट इसमें आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी इसमें ही है। मारवाड़ी जो नस्ल है ये राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जिलों में पाई जाने वाली नस्ल भी यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरिनो जो भेड़ है, चौकला मेरिनो, और एक ये मारवाड़ी, ये दो तीन ऐसी नस्लें हैं जो इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसका मूल स्थान जिसे अपन उद्भव स्थान या उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हैं, मारवाड़ क्षेत्र के। तो मारवाड़ क्षेत्र में पाली आता है, बिल्कुल, जोधपुर आता है, जोधपुर ग्रामीण भी आता है, और यहाँ पर ध्यान रखना अपने को नागौर, डीडवाना और कुचामन। तो डीडवाना कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ नागौर। तो नागौर था तो ये अलग हो गया, तो इसमें भी ये पाई जाती है। इसके अलावा ये सिरोही में भी पाई जाती है। कौन सी है, सिरोही में भी। एक भेड़ की नस्ल और है नाली, वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक भैंस की नस्ल और है नारी करके। कौन सी है, नारी। अब नारी स्त्री होती है, तो ये वाली स्त्री नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये सिरोही में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, सिरोही में। ये भैंस में आएगी, ये नारी अलग है। भैंस लिख दो नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ये स्त्री नहीं है यहाँ पर। और भेड़ की एक नस्ल अपन और पढ़ेंगे, वो अलग है, ठीक है, वो नाली है। वो क्या है, नाली। ये नाली भेड़ की नस्ल है, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नाली है, ये नारी है, ये दोनों अलग है। अब देखिए इसका वितरण। तो वितरण तो आपको पता ही है, लगभग पास में ही होता है। तो जोधपुर के पास में इसका संभाग देख लीजिए आप, अजमेर। तो ये अजमेर हो गया, अजमेर था पहले, तो अजमेर से नए डिस्ट्रिक्ट अलग हुए तो उसमें भी ये मिलेगी। तो अजमेर से क्या बना फिर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से ब्यावर पहले कहाँ पे था, अजमेर में ही था। केकड़ी कहाँ पे था,
अजमेर में था, अब अलग हो गए, तो ब्यावर आ गया, अजमेर आ गया, केकड़ी आ गया, ये तीनों आ गए। और उदयपुर में था पहले, उदयपुर जोधपुर के पास में, यहाँ से उदयपुर जो संभाग है उसमें उदयपुर के अंदर मारवाड़ी नस्ल की जो है बकरी भेड़ पाई जाती है। तो उदयपुर के अंदर मारवाड़ी जो भेड़ पाई जाती है, तो उदयपुर से अब नया डिस्ट्रिक्ट बना सलूम्बर, तो वहां पे भी ये मिलेगी, ऑब्वियसली वहां पे मिलेगी। तो उदयपुर के साथ में सलूम्बर, इसके अलावा ये बाड़मेर और बालोतरा। देखिए ये पूरा का पूरा अपन जो देख रहे हैं मारवाड़ क्षेत्र है, और बाड़मेर और बालोतरा है ये भी मारवाड़ का ही भाग, मारवाड़ का ही एक तरह से भाग माना जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसके अंदर जोड़ो तो भी अपने को याद सिर्फ ये रखना कि अजमेर और उदयपुर, उदयपुर और अजमेर याद रखोगे तो ब्यावर और केकड़ी आपको याद हो जाएगा कि ये अजमेर से ही अलग हुए हैं, और सलूम्बर आपको याद हो जाएगा कि ये उदयपुर से ही अलग हुआ। तो ये है इसका वितरण। सबसे ज्यादा जिलों के अंदर कोई भेड़ मिलती है तो वो मारवाड़ी मिलती है, ये ध्यान रखना। अब इसकी विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता जो होती है ना, इसका जो चेहरा जो होता है वो एकदम काला होता है। कैसा होता है? काला। शरीर पीछे वाला व्हाइट होगा, हल्का सा पीलापन लिए हो सकता है लेकिन व्हाइट होगा, लेकिन इसका जो फेस होगा वो पूरा का पूरा काला होगा। इसकी जो कान होगी, कान और जो पूंछ होती है वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे। ये देखिए चेहरा इसका पूरा काला रहेगा, इसके कान रहते हैं वो छोटे होंगे, और इसकी जो पूंछ है आप देख सकते हो पीछे, ये सबसे छोटी रहती है। कितनी रहती है? बिल्कुल छोटी। अब भेड़ के अंदर क्या करते हैं कि पूंछ जो होती है ना, इसको काटते हैं। आपने देखा होगा भेड़ों के अंदर पूंछ को काटते हैं। तो पूंछ को जो काटा जाता है, इस पूंछ को काटने को क्या कहते हैं? इस पूंछ काटने को कहते हैं डोकिंग। क्या बोलते हैं? डोकिंग। पूंछ काटने को बोलते हैं डोकिंग, ये ध्यान रखना। सॉरी। रंग कैसा होता है? सफेद। फेस इसका काला होगा, और एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है इसकी पूंछ छोटी होती है, कान छोटे होते हैं, ये दोनों छोटे होते हैं बस। पूंछ काटने को क्या बोलते हैं? डोकिंग। हर भेड़ के अंदर, इसमें ही नहीं, जिस भी भेड़ के अंदर पूंछ काटी जाती है उस पूंछ काटने को बोलते हैं डोकिंग। बच्चे देने को क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। बढ़ाया मैंने आपको, क्या बोल रहे हैं? लैम्बिंग। देखिए विशेषता ये हो रही थी, चेहरा कैसा है? काला। कान और पूंछ छोटे होते हैं इसके। कैसे होते हैं? छोटे। दिख रहा है ना साफ? देखिए अब इसकी सबसे मुख्य विशेषता कि इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। जितनी भी भेड़ है, ऐसी कौन सी भेड़ है जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से मतलब ये बीमार नहीं होती, कम होती है, सबसे स्वस्थ होती है। अरे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है मतलब अपन बोलते हैं ना इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो इंसान बीमार ज्यादा होगा या कम होगा? तो वो कम होगा। तो ये कम बीमार होने वाली भी बोल सकते हैं। रोग प्रतिरोधक शब्द आ जाए, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल मारवाड़ी, सबसे कम बीमार होने वाली पूछे तो मारवाड़ी, ठीक है। सबसे अच्छी इम्यूनिटी की पूछे तो भी मारवाड़ी, सबसे ज्यादा प्रतिकूल मौसम को सहने वाली पूछे तो भी मारवाड़ी, क्योंकि प्रतिकूल मौसम को ये सहन कर रही है, सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम होता है उसको सहन कर लेती है, बीमार नहीं होती, तो वो मारवाड़ी। इस प्रकार से याद करना है कि सेंटेंस को लिंक करना है। तो देखिए अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि ये बीमार कम होती है, इम्यूनिटी इसकी अच्छी होती है, अन्य भेड़ की तुलना में ज्यादा स्वस्थ। ऑब्वियसली इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अच्छी है, इम्यूनिटी पावर जिसे बोलते हैं अपन मनुष्य, वो अच्छा है, तो ये बीमार थोड़ी होगी। तो ये यहां पे लिख सकते हैं बीमार कम होती है। क्या होती है? बीमार कम होती है। और बीमार जब कोई भी जानवर है या इंसान है, अपन बीमार हो गए तो अपन चलते क्या? नहीं चल पाते, थकान महसूस होती है। और ये बीमार भी नहीं होती तो ये फुर्तीली होती है। कैसी होती है? फुर्तीली। सब जुड़े हुए आपस में। लंबा सफर तय करने वाली नस्ल है, क्योंकि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, इसीलिए ये लंबा सफर तय कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ी जो नस्ल है ना, जब यहाँ पर बारिश नहीं होती तो यहाँ से जो भेड़ और पशुपालन होते हैं ना, सबसे ज्यादा भेड़ और बकरी वाले पलायन करके जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ से जो भेड़ पालक है वो चले जाते हैं कहाँ पे? मालवा जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? मालवा। मालवा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है एमपी के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? एमपी के अंदर, रतलाम, उज्जैन, उस साइड में ये पलायन करते हैं इनको सॉरी लेकर के। तो इसकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सबसे
अच्छी होती है। कल अपन ने पढ़ा था, कल मतलब परसों की क्लास में गाय जब पढ़ी थी कि ऐसी कौन सी गाय है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। देखिए यहां पर भी प्रतिरोधक आया तो अपना लिंक दिमाग में आना चाहिए कि गाय में कौन सी पड़ी थी, तब क्वेश्चन क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो भेड़ के अंदर तो है मारवाड़ी जो रोग प्रतिरोधक, अब गाय भी आ गई तो कैसे याद रखना है कि कौन सी थी, मैंने पढ़ाया था आपको, देखना वीडियो। तो उसमें कौन सी थी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, थार पारकर, थार पारकर। अब कैसे याद रखना है तो देख लीजिए, वो भी कर लेते हैं। मारवाड़ का क्षेत्र कहां पर है, जोधपुर कहां पर है, राजस्थान के पश्चिम में, पश्चिमी राजस्थान में तो आता है थार का मरुस्थल। तो जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, ये कहां पर पड़ता है, पश्चिम का क्षेत्र। और थार पारकर गाय कहां मिलती है, थार से ही पता चलता है कि थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला बेल्ट। तो दिमाग में चप गया कि रोग प्रतिरोधकता कोई भी आ जाए, दोनों मिलेगी कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मारवाड़ी नाम से, और मारवाड़ कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में। थार पारकर क्या है, गाय की नस्ल है। थार कहां पर है, थार आगे लिखा हुआ है, थार कहां पर है, ये सर के पास है, वो वाले नहीं, थार है अपना, थार का मरुस्थल। तो दोनों ही पश्चिम राजस्थान। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, देखिए ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। ठंड व गर्म मौसम को सहन करने वाली, बीमार कम हो रही है इसका मतलब वो सहन कर रही है ना, इसीलिए तो सहनशील लिख सकते हैं यहां पे, सहनशील नस्ल। ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना, क्या रहेगी ये, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए अब इसकी उपयोगिता पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसकी उपयोगिता। वर्ष में 2 बार ऊन कतरते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भेड़ के अंदर वर्ष में कितनी बार ऊन को जो है उतारा जाता है, तो 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार। भेड़ से वर्ष में कितनी बार ऊन निकाली जाती है, तो 3 बार निकाली जाती है। लेकिन मारवाड़ी जो नस्ल है इसकी भेड़ को वर्ष में 2 बार उतारते हैं या फिर कतरते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कतरते हैं। एक बात आपको वापस यहां पे लिख दूं मैं कि मरे हुए भेड़ से, मरे हुए भेड़ से ऊन उतारना या निकालना, मरे हुए भेड़ से ऊन निकालना पुल्ड ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुल्ड ओवर। हिंदी में लिख दूं यहां पर, पुल्ड ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुल्ड ओवर कहलाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं भी यहां पर थोड़ा पानी पी लेता हूं। इसको उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। देखिए इसको क्लियर कर दूं मैं, ये मारवाड़ी भेड़ पढ़ रहे थे अपन, सॉरी। देखिए प्रजनन, भेड़ के अंदर जो प्रजनन क्रिया होती है ना, प्रजनन क्रिया, उसको बोलते हैं टपिंग। क्या बोलते हैं, टपिंग। टपिंग क्या बोलते हैं, भेड़ के अंदर प्रजनन क्रिया को बोलते हैं टपिंग। और बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने, लैम्ब से बना था, लैम्बिंग। क्या पढ़ा था ना स्टार्ट में, सबसे पहला पेज वही तो था। ये टपिंग हो गया, अब वो हुआ था यहाँ पर
लैम्बिंग, अरे इसके बच्चे को लैम्ब बोलते हैं ना, तो लैम्ब से बना है लैम्बिंग। तो बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग और प्रजनन क्रिया को बोलते हैं टपिंग। ये क्या है? बच्चे देने की क्रिया। और गाय और भैंस में प्रजनन, इसमें प्रजनन क्रिया टपिंग कहलाती है, तो गाय और भैंस में क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाएगी। साइड में लिख सकते हैं, गाय भैंस में, गाय भैंस में प्रजनन क्रिया सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग, सर्विस नहीं, सर्विंग। क्या कहलाती है? गाय भैंस में प्रजनन क्रिया सर्विंग और भेड़ में टपिंग। इसमें बच्चे देने की क्रिया लैम्बिंग और उसमें गाय भैंस में क्या पड़ता है? कल्पिंग। सबसे पहले स्टार्ट में देखा था अपन ने। तो इसमें ऊन को 2 बार कतरते हैं, निकालते हैं। और नॉर्मली पूछे कि भेड़ में कितनी बार निकाली जाती है, तो साल में 3 बार निकालते हैं। ठीक है। और कब निकाली जाती है तो ध्यान रखना, जो ये सबसे 2 बार जो ऊन निकालते हैं ना, इसका बेस्ट मौसम होता है, ध्यान रखना, एक तो अगस्त महीना होता है। कौन सा होता है? अगस्त। और एक होता है फरवरी। कौन सा होता है? फरवरी। तो अगस्त और फरवरी। वर्षा ऋतु के बाद कतरे जाने वाली ऊन पीली होती है। बारिश में जब मिट्टी लगती है तो पशु खराब होता है, आपको पता है। लेकिन जस्ट उसके बाद जब ऊन जो निकाली जाती है ना, वो हल्की कैसी होती है? पीली होती है। इसकी वजह से ही वो रीजन होता है कि उसकी ऊन कैसी होती है? पीले कलर की होती है। इसमें जो सॉरी, नर का वजन होता है 27 से लेकर 36 केजी और जो मादा होती है उसका वेट होता है 23 से लेकर 30 केजी। नर का याद रखना 27 से 36 और मादा का 23 से 30। वो का वो जो गाय में था, वो का वो जो भैंस में था। नर का वजन ज्यादा होगा, मादा का वेट कम होता, जिस प्रकार से मनुष्य में होता है। मतलब क्या होता है? पुरुष का जो वेट होता है वो ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? महिला की कंपेयर में। तो औरत का जिस प्रकार कम होगा, पुरुष का ज्यादा होता। वो का वो जानवरों में भी होता है। सॉरी, नर का वेट ज्यादा होगा और मादा का वेट कम होगा, उससे 5-6 केजी। देखिए, अब ये जो ऊन जो निकालते हैं, तो ऊन तो निकालते तो अरे भाई, ऊन निकालते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी तो होगी कि कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है ऊन निकाली जाती है। तो इसमें लगभग 1 से 1.5 किलो ऊन निकलती है। किसमें? मारवाड़ी। 2 बार निकालते हैं। वर्षा ऋतु में पीली होती है। इसका 23 से 27 और 23 से 30 केजी। मादा का कम है, किसकी तुलना में? नर की। एक भेड़ से प्रति वर्ष 0.900 से लेकर 1.825 केजी जो है ऊन प्राप्त होती है। मतलब 0.900 मतलब एक, यहाँ पे 1 मान सकते हो, इसको 1.5 मान सकते हैं, 1.5। तो एवरेज एक भेड़ से 1 से लेकर 1.5 किलो जो है ऊन प्राप्त होती है। कब? पूरे 1 साल में। 1 साल के अंदर। जीवन बल नहीं, क्योंकि ये तो वापस निकलेगी ना, एक बार थोड़ी निकलेगी। एक बार काट लिए, जिस प्रकार से अपने बाल होते हैं, कटिंग करवाते वापस आते हैं, उसी तरह ये ऊन होती है। तो 1 से 1.5 किलो ऊन इससे प्राप्त होती है। अब इंपॉर्टेंट है इसका अनुसंधान। तो मारवाड़ी नस्ल कहाँ मिलती है? मारवाड़ी बेल्ट में। और मारवाड़ी बेल्ट के अंदर कौन सा संभाग है जो मारवाड़ में स्थित है? तो जोधपुर संभाग है। तो संभाग जोधपुर है, तो इसका प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे? अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे होगा? जोधपुर में होगा। कहाँ पर होगा? जोधपुर के अंदर ही इसका प्रजनन केंद्र भी होगा। ये थी मारवाड़ी नस्ल। इसको आप ध्यान से याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, जैसलमेरी क्या है? जैसलमेरी। अभी अपने पढ़ा मारवाड़ी। क्या पढ़ा? मारवाड़ी। और ये है जैसलमेरी। तो नाम सही है, जैसलमेर से बना है जैसलमेरी। तो इसका मूल स्थान, उद्भव स्थान तो आपको आंख बंद करके बता दोगे। मैं बोलूंगा बीकानेरी, तो आप क्या बोलोगे? मूल स्थान बीकानेर। इतना तो आपको समझ में अब तक आ गया है कि नाम से ही उसका उद्गम स्थल होता है, उसका वितरण जो होगा वो भी वहीं पे होगा। उसके आसपास वाले जिले ले लो। अगर राज्य दूसरा है, गुजरात है, तो गुजरात के पास राजस्थान के कौन से जिले हैं, वो जिले ले लो। ये ध्यान रखना है अपने को सीधा। तो मूल स्थान इसका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर हो जाएगा इसका मूल स्थान। ये हो गया जैसलमेर। अब इसका वितरण तो वही, जैसलमेर पश्चिम में है तो पश्चिमी वाले जिले। पश्चिम में कौन से? तो संभाग से स्टार्ट कर दीजिए, जोधपुर। जोधपुर से नया जिला कौन सा बना है? जोधपुर ग्रामीण।
और फलोदी भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो फलोदी। और कौन सा है? बाड़मेर। और बाड़मेर से अलग क्या हुआ है? बालोतरा। तो ये हो गया इसमें बालोतरा। और इनमें से दे दे वो बीकानेर है। वैसे बीकानेर भी मिलती है, ऐसी नहीं है कि वहां पे नहीं मिलती, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दे दे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बालोतरा में से एक दे दे और साथ में बीकानेर दे दे, तो अपने को बीकानेर को बाहर निकालना है। ध्यान रखना है, इस बीकानेर को क्या करना है? बाहर निकालना है। इसके इनकी तुलना में यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर जैसलमेरी भेड़ जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है, तो इसको इस प्रकार से अवॉइड करना। प्रश्न की लैंग्वेज को अपने को समझना है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो अन्य नस्लों की अपेक्षा जो है इसका आकार जो होता है ना वो बड़ा होता है, मतलब ये बड़े आकार की होती है, हष्टपुष्ट होती है। इसकी विशेषता यही है सबसे महत्वपूर्ण, अन्य नस्लों के अपेक्षा इसका आकार बड़ा यानी कि हष्टपुष्ट होता है। यहाँ पे पिक में थोड़ी सी ये नहीं है हष्टपुष्ट, देख लीजिए तो इमेज में चलता है, ठीक है, लेकिन ये हष्टपुष्ट होती है। कैसी होती है? हष्टपुष्ट। तो कौन सी नस्ल है जिसका आकार बड़ा होता है? तो जैसलमेरी, नाम भी बड़ा है जैसलमेरी, तो आकार भी कैसा होगा? बड़ा होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बताइए? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर, तो सबसे बड़ी भेड़ कौन सी हो गई? ये होगी जैसलमेर। इस प्रकार से याद करो ना, आपने तो काम ही तो निकालना है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर, तो सबसे बड़ी भेड़ भी जैसलमेरी, ये हो गई, हष्टपुष्ट होगी। इस प्रकार से याद रखने। तो देखिए जैसलमेर कहां पर है? थार में। रेगिस्तान है तो वहां पे पानी ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली पानी वहां पर कम होगा, और पानी कम होगा। रेगिस्तान का जहाज होता है ना, ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है क्योंकि वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो जैसलमेर भी रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में बारिश कम होती है, पानी कम होता है, तो ये ऐसी भेड़ होती है जो बिना पानी पिए 5 दिन 6 दिन तक रह सकती है। 5 दिन बिना पानी पिए, वो भी भेड़ कितने दिन रह सकती है? देखिए रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्ण तो रेगिस्तानी नस्ल है। जैसलमेर नाम से पता चल रहा है। जैसलमेर के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला है जो थार के मरुस्थल में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? जैसलमेर। सर्वाधिक रेगिस्तान यहां पर है, तो सर्वाधिक रेगिस्तानी नस्ल हो गई, ऑब्वियसली हो गई ना, हो गई। और बिना पानी पिए 3-4 दिन तक रह सकते। क्यों रह सकते? कि यहाँ पे पानी की कमी है, तो नस्ल भी यहाँ पे ऐसी होगी, पेड़ भी यहाँ पे ऐसे ही होंगे। देख लीजिए आप, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में खेती भी ऐसी होती है जिन फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। खेजड़ी देख लीजिए आप, होती है। मरुद्भिद पौधे वहां पर होते हैं क्योंकि वहां पे पत्तियां जो है कांटों का रूप ले लेती है क्योंकि पानी नहीं है। उस प्रकार याद करो आप। तो ये बिना पानी पिए कौन सी भेड़ है जो 5 दिन बिना पानी पिए रह सकती है? जैसलमेरी। क्यों? रेगिस्तानी है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, तो सबसे बड़ी भैंस कौन सी, सॉरी भेड़ कौन सी होगी? तो जैसलमेरी। बड़ा जिला, बड़ी भेड़, पानी कम तो बिना पानी पिए रह सकती है। और रेगिस्तान में है जैसलमेर, तो रेगिस्तानी नस्ल है। इस प्रकार से याद रखने हैं। देखिए, और इसकी सबसे बड़ा जिला है तो इसकी ऊन भी सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी भेड़ ऐसे याद रखना है कि सबसे बड़ी भेड़ कौन सी है? जैसलमेरी भेड़ सबसे बड़ी है। अब भेड़ बड़ी है तो इसका ऊन भी कैसा होगा? बड़ा होगा ना, लंबी ऊन है। देखिए तो बिल्कुल इजी मैंने आपको बता दिया। देखिए वापस सुन लीजिए, जैसलमेरी राजस्थान का थार के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, तो सबसे बड़ी भेड़ जैसलमेरी, जिला बड़ा, भेड़ भी बड़ी। ऐसे याद हो गया। जैसलमेर कैसा? रेगिस्तानी है, तो पानी ज्यादा या कम? मतलब पानी बिल्कुल कम। और पानी कम है तो ये भेड़ ऐसी है जो बिना पानी पिए 3-4-5 दिन रह सकती है। हो गया याद। पानी कम तो बिना पानी पिए रह सकती है। जिला बड़ा तो सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भेड़ ये, जिला भी सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर ऊन भी कैसे होगी? सबसे लंबी। तो ऊन भी कैसी होगी? सबसे लंबी। और इसकी ऊन का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, गलीचे बनाने में होता है। अब गलीचे क्या होता है? तो अपन सोते हैं, कभी देखा होगा बेड के नीचे जो बड़ा सा फ्लोर के ऊपर बिछा हुआ होता है जिसके ऊपर टेबल वेबल लगते हैं, उसी तरह से होते हैं। जो कालीन होता है ना, कालीन, उसी तरह ये गलीचा भी होता है। क्या होता है? गलीचा। अब सॉरी, ये 3-4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। तो अब ये बताइए कि भेड़ जो है उसको प्रतिदिन कितने पानी की जरूरत होती है? पानी तो पीती होगी, तो उसको प्रतिदिन पानी की जरूरत होती है 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर। आज क्लास शॉर्ट हो गएंगे, कल भी लेट हो गया, सर को भी क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है, 4 से 5 लीटर इनको प्रतिदिन पानी की जरूरत होती है। पानी आ गया तो याद आ गया कि पानी कितना पीती है? 4 से 5 लीटर। अब इनका वजन तो वही, नर का वेट ज्यादा, मादा का वेट कम। इसका वजन होता है, अब बड़ी होती है तो वेट भी ज्यादा होगा।
भाई जो भेड़ है उसकी साइज बड़ी है, और साइज बड़ी होगी तो उसका वेट भी तो ज्यादा ही होगा। तो इसका वेट लगभग होता है 30 से 40, 45 तक, 50 तक भी होता है। लेकिन एवरेज याद रखना अपने को, ऑथेंटिक बिल्कुल 32 से लेकर 45 यानी कि 45 केजी जो होता है वो नर का वजन होता है। और मादा जो होती है उसका वेट होता है 30 से लेकर 34, 35 तक। नर का वजन 32 से 45 केजी और मादा का होता है 30 से 36। मैंने 35 बोला था, 36 तक होता है। ठीक है, मांस अधिक प्राप्त होगा। अब मांस अधिक प्राप्त क्यों होगा, क्यों होगा? अरे सबसे बड़ी है, और बड़ी है, जो चीज बड़ी होगी, एक बड़ा सा आपके पास में बड़ी है भेड़ है, एक छोटी है, तो मांस ज्यादा किस में मिलेगा? बड़े में ही तो मिलेगा। वही है बस, ये बड़ी है तो मांस भी क्या होगा? ज्यादा। प्रति वर्ष एक भेड़ से 1.825 से लेकर 3.175 किलो ऊन प्राप्त होती है। देखिए बड़ी है इसलिए ऊन भी ज्यादा है। लगभग 2 से लेकर 3 किलो ऊन जो है वो प्रति भेड़ प्राप्त होता है। कब? पूरे साल में। एक बार में इतना ऊन नहीं निकलता। आप सोच रहे हो कि एक बार जब उसको ऊन निकालते हैं शरीर के ऊपर से तो इतना निकल जाता है, नहीं निकलता है। ठीक है, ये साल में 2 बार निकाला जाता है। 2 बार जब निकालते हैं ना तब उन दोनों को मिलाकर बताया है यहां पर। ये ऐसे ध्यान रखना है कि एक बार में नहीं, प्रति वर्ष कितना निकलता है तो वो ध्यान रखना है। 1.800 से लेकर 3.100 मतलब लगभग 2 केजी से लेकर 3 किलो इसमें ऊन प्राप्त होती है प्रति साल। तो वर्ष में उसमें भी 2 बार निकालते हैं, इसमें भी वर्ष में ऊन 2 बार निकालते हैं। लेकिन ऐसे पूछे कि भेड़ में ऊन कितनी बार निकाली जाती है तो 3 बार। कौन से महीने में निकाली जाती है तो लगभग अगस्त के अंदर और फेब के अंदर, फरवरी में इनकी ऊन जो है वो निकाली जाती है। ये तो आपको याद हो गया होगा। देखिए चौकला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौकला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैरिनो रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वही, कोई भी अपन फसल पढ़ो या पशु पढ़ो तो सबसे पहले उसका मूल स्थान। तो जितने भी अपने नस्लें पढ़ी, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, अब ये भेड़ है या इसके बाद बकरी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो भी पढ़ेंगे उसका मूल स्थान यानी कि इसका उद्भव कहां से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो चौकला से याद रखना है कि इसका जो उद्भव हुआ है वो हुआ है शेखावाटी क्षेत्र से। कहां से हुआ है? शेखावाटी। अब शेखावाटी नाम आते ही आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी कहां पे पड़ता है, कौन से जिले आते हैं? चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया, सीकर आ गया। 3 तो थे ही थे, शेखावाटी का नाम आते, तीनों जिले आते थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू आते थे। अब एक याद रखना है और, नीम का थाना। क्या याद रखना है? नीम का थाना। देखिए चूरू, झुंझुनू, सीकर व नीम का थाना यानी कि शेखावाटी। शेखावाटी चित्र चौकला के लिए। ऐसे याद रख सकते हो। चौकला के पीछे कला है तो कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। कला शेखावाटी की, से याद हो जाएगा। अब इसका वितरण, तो इसका जो वितरण है ना वो है, देखिए बीकानेर, जोधपुर और इसके आसपास मतलब पश्चिमी राजस्थान का थोड़ा सा बेल्ट। इसके अलावा ये नागौर और डीडवाना कुचामन में पाई जाती है। बीकानेर, जोधपुर, आसपास नागौर, डीडवाना, यहाँ पर कुचामन भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती है। तो इसका उत्पत्ति शेखावाटी से याद रखना। कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी। शेखावाटी में कौन से जिले हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और इसके अलावा नीम का थाना। अब इसकी विशेषता है, तो विशेषताओं में सबसे पहले रंग। वैसे रंग का क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी नहीं बना है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। इसका रंग होता है सफेद। कैसा होता है? सफेद। और चेहरा कैसा होता है? काला। ये विशेषता एक भेड़ में आई थी अभी 10 मिनट पहले, बताइए। तो वो आई थी अपनी मारवाड़ी। किसमें आई थी? मारवाड़ी भेड़ में। कि उसमें भी क्या होता है? रंग सफेद होता है, उसका भी चेहरा कैसा होता है? काला होता है। सिर्फ एक विशेषता उसमें अलग थी कि उसके जो कान होते हैं ना वो छोटे होते हैं और उसकी जो पूंछ होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। सबसे छोटी जो पूंछ होती है वो मारवाड़ी भेड़ में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें। तो इसका भी देखिए सफेद रंग और चेहरा कैसा होता है? काला होता है। उसमें पूरा जेड ब्लैक टाइप में होता है, इसमें हल्का सा देखिए है काला ही,
लेकिन उसकी तरह जेड ब्लैक नहीं होगा, लेकिन विशेषता दोनों में सेम है, सफेद सफेद ब्लैक ब्लैक चेहरे, ठीक है। नर और मादा दोनों सिंग रहित, देखिए इसमें नर और मादा दोनों ही कैसे होंगी, सिंग रहित होगी, कैसी होगी, सिंग रहित, इसमें सिंग नहीं होते, चाहे वो नर हो या मादा हो, दोनों ही कैसी रहेगी, सिंग रहित। विदाउट हॉर्न, कैसी रहेगी, बिना हॉर्न के रहेगी, विदाउट हॉर्न। एक नस्ल आगे अपन वापस और पढ़ेंगे जिसके क्या होता है कि मादा और नर दोनों में से एक के तो सिंग होते हैं, एक के नहीं होते, अब कौन सी है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और इसे राजस्थान की मैरिनो कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान की मैरिनो, राजस्थान की मैरिनो, वैसे मैरिनो जो है वो स्पेन की नस्ल है, कहाँ की है, स्पेन। तो ये अपने राजस्थान की चौकला को क्या बोलते हैं, राजस्थान की मैरिनो। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसके मैरिनो से तुलना की गई है, कुछ ना कुछ विशेषता ऐसी होती है जो दोनों की सेम होती है, इसी वजह से तुलना होती है। कंपैरिजन कब होता है, जब कुछ ना कुछ दोनों में एक जैसा हो, तभी तो तुलना होगी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसका जो ऊन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, शानदार, इसीलिए इसको राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, वो मैरिनो है, वो उसमें पढ़ेंगे। 5-5 केजी देती है ये, इससे ज्यादा कोई नहीं देता, और सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है वो, ठीक है। तो इसकी तुलना किसके लिए की गई, इसकी ऊन अच्छी क्वालिटी की होती है, इसीलिए इसे राजस्थान की जो है मैरिनो कहते हैं। इसके अंदर मैरिनो जैसी कला है, इस प्रकार याद रखना, चौक कला, तो इसमें कला है, कैसी कला है, इसमें मैरिनो जैसी कला है, तो आपको याद हो जाएगा राजस्थान की मैरिनो। अब कला क्या है कि इसका ऊन अच्छा होता है, क्या होता है, ऊन अच्छा होता है। और कला से क्या होता है, जादू, ये तो आर्ट होती है, कला यानी जादू। तो कला क्या है, इसमें कला होती है कि ये सिंह गायब कर देती है। तो नर और मादा दोनों में सिंह नहीं होते, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये मेरा जादू है, आपकी कला, ये दोनों में क्या होता है, इसकी कला है कि इसके सिंह गायब हो जाता है, इसकी कला है कि ये चौकला जैसी क्या होती है, मैरिनो कहलाती है। इसका ऊन होता है वो महीन, कैसा होता है, महीन होता है, मध्यम से उत्तम किस्म, महीन होता है, एकदम बारीक, अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो वो मध्यम से उत्तम किस्म का ऊन होता है। ऊन मोटा होगा वो निम्न क्वालिटी का होगा, ध्यान रखना, जितना उत्तम क्वालिटी का होगा वो महीन होगा। और इसकी जो ऊन है उससे क्या बनता है, तो कालीन, वही कालीन जो गलीचे होते हैं ना, उसी तरह कालीन होती है बिछाने की। कंबल आपको पता ही है, ओढ़ने की, जर्सी, जर्सी नहीं पहनते जो खिलाड़ी पहनते हैं, उसी तरह से ये जर्सी होती है पहनने के लिए। अब ये लोई, ये लोई क्या है, रोटी बनाने के लिए लोई, वो नहीं है ये लोई क्या है, ये लोई भी ओढ़ने की होती है, आपने कभी देख रखा होगा, ओढ़ने की शॉल नहीं होती, सेम ये शॉल जैसी होती है। बहुत कम लोगों को ही पता चलता कि ये भी कोई होता है लोई, देखना आप लिख के देख लेना कहीं पे भी, लोई शॉल की तरह होती है, किसकी तरह होती है, शॉल की तरह, जो ओढ़ने के काम आती है। ये ऊनी ऊनी वस्त्र किस लिए काम होते हैं, विंटर में तो काम आते हैं, ओढ़ने के काम आती है लोई, ठीक लगना, याद रखना ये, ठीक है। लोई के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की नस्ल चौकला ही है, और सबसे अच्छी क्वालिटी की बनती है तो वो मैरिनो में पड़ेंगे, वो स्पेन की नस्ल है, उससे इसकी तुलना की गई है। किसकी वजह से की गई है, इसकी ऊन की क्वालिटी की वजह से इसकी तुलना की गई है। अब इसका प्रजनन केंद्र तो बीकानेर के अंदर, कहां पर है, बीकानेर के अंदर, कोडमदेसर बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र कह दो या फिर अनुसंधान केंद्र कह दो, दोनों कहां पर है, कोडमदेसर बीकानेर के अंदर। और भेड़ का अनुसंधान केंद्र पूछे तो मालपुरा, विकानगर, टोंक। अब इसकी उपयोगिता है, वही नर और मादा का वेट, तो नर का वजन ज्यादा होगा 30 से 40 केजी, मादा का कम होगा लगभग 22 से लेकर 32 केजी। मांस अधिक प्राप्त होता है, इसमें भी क्या है, मांस अधिक प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष एक भेड़ से 1.5 से 2.5 किलो तक ऊन प्राप्त होती है, कितनी होती है, 1.5 से लेकर 2.5 किलो ऊन प्राप्त होती है। लेकिन इसकी ऊन की क्वालिटी की वजह से इसकी तुलना मैरिनो से की गई है, क्योंकि इसकी जो ऊन होती है ना, वो अच्छी क्वालिटी की होती है, कैसी होती है, अच्छी गुणवत्ता की होती है, अच्छी गुणवत्ता, महंगी बिकती है अच्छी।
10% भेड़ों का मुंह सफेद भी होता है। ठीक है, वैसे तो इसकी भी विशेषता क्या है, सफेद, शरीर सफेद और मुंह काला। देखिए मारवाड़ी के अंदर भी वही था, पूरा शरीर का रंग सफेद था, चेहरे का रंग कैसा था, काला था। उसके बाद जैसलमेरी पड़ी, उसमें भी क्या था, शरीर का रंग सफेद था, चेहरा कैसा था, काला था। लेकिन दोनों में भी अंतर था। मारवाड़ी के अंदर जो जेड ब्लैक था, जेड ब्लैक मतलब मेरे ये जो जैकेट है वैसा एकदम बिल्कुल ब्लैक। और इसके बाद जब अपन ने वो पढ़ी जैसलमेरी, उसका ब्लैक कलर था लेकिन लाइट था, कैसा था, लाइट ब्लैक। इसका भी ब्लैक है लेकिन इसका भी जो ब्लैक मुंह है वो कैसा है, लाइट है। ये ध्यान रखना, इसका जैसलमेरी से मिलता है ना कि मारवाड़ी से मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, 10% केस में ऐसा होता है कि पूरा शरीर व्हाइट, मतलब ये चेहरा है ये भी सफेद होता है पूरा का पूरा। तो ये चौकला है, याद रखना इसको, मैरिनो की वजह से याद रखना। इसकी ऊन जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। और चौकला तो इसमें कला है कि इसमें सिंग नहीं होते, नर और मादा दोनों में। अब ये मालपुरा आ गया, देखिए कौन सी है, मालपुरा नस्ल। तो इसका भी नाम मालपुरा है। तो मालपुरा कहां पर है, टोंक। तो मालपुरा टोंक जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। और मालपुरा टोंक के अंदर और क्या है, अविका नगर के अंदर केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मालपुरा टोंक के अंदर। तो वहां पर है, इसका मतलब इस अनुसंधान केंद्र के अंदर उसके द्वारा विकसित या वहां पर ये पाली जाती है, वहां पर ये पाली जाती है। संकरण हेतु ये वहां पर रखे गए हैं, उसके ऊपर अनुसंधान चलते रहता है, संकरण करवाते रहते हैं। ये नई जो किस्म होती है ना उसको विकसित करने के लिए, अनुसंधान का मतलब यही तो होता है, नए रिसर्च करना, नई नस्लें जो है वो इजाद करना। तो देखिए मालपुरा, तो इसका जो मूल स्थान है वो है मालपुरा टोंक। कौन सा है, मालपुरा टोंक। इजी है। तो अब इसका वितरण तो पास में आ जाइए। सबसे पहले मालपुरा, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, टोंक। फिर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और जयपुर और अजमेर, ये याद रखने हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, जयपुर और अजमेर, ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने जहां पे इसका वितरण पाया जाता है। इसके अलावा देखिए कैकड़ी, भीलवाड़ा और बूंदी। अजमेर के अंदर ही कैकड़ी याद रह जाएगा, और भीलवाड़ा और बूंदी ये जिले हैं जहां पे मालपुरा पाई जाती है। राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों में कौन सी भेड़ पाई जाती है, तो याद रखना मारवाड़ी नस्ल। कौन सी है, मारवाड़ी। अब इसकी विशेषता है, मुख्य रूप से मांस उत्पादक नस्ल है। ये क्या है, विशेषता है, मुख्य रूप से मांस उत्पादक नस्ल। उत्पादन तो इसका ऊन के लिए भी किया जाता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो इसको पालने का है वो मांस उत्पादक है। क्या है, मांस उत्पादक, मांस के लिए ही इसे पाला जाता है। ऊन इसका जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसीलिए इसको मांस उत्पादन की नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से मांस उत्पादक नस्ल है ये। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये मैदानी भागों में भी पाई जाती है और पहाड़ी भागों में भी ये पाई जाती है। तो ये मैदानी व पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्ल है। देखिए अब इसका ऊन, तो इसका ऊन भी लगभग 680 से लेकर 1.360 kg, इस प्रकार से याद रख सकते हो कि आधा किलो 500 ग्राम से लेकर ये 1.5 किलो तक जो है इसका ऊन प्राप्त होता है। तो 0.500 से 1.5 तक आप याद रखना है, इतना जो है एग्जैक्ट पूछे तो ये याद रखना, 0.680 से लेकर 1.360 kg जो है ये ऊन देती है। और कब देती है, तो ये प्रति वर्ष है। जितना भी अपन ने ऊन देखा वो एक साल के अंदर देती है, न कि एक बार। ये ऐसा नहीं है कि पूरी जीवन में ही, पूरा जीवन में तो हो ही नहीं सकता ना, अपने बाल कैसे बढ़ते हैं वैसे इनके ऊन बढ़ती है, तो काटेंगे वापस बढ़ेगी। तो ये प्रति साल का है। अब ऐसे पूछ ले कि एक बार में कितनी ऊन मिलती है, तो फंस गए, इसका आधा कर देना। जो ऑप्शन है उसको क्या करना है, ये एक साल की होगी, साल में 2 बार निकालते हैं, इसको हाफ करना है, बस ये हो गया इसका। देखिए इसकी जो ऊन निकालते हैं वो कैसी होती है, ऊन मोटी होती है, निम्न श्रेणी की। जैसे ही ऊन मोटी हो जाएगी वो निम्न श्रेणी की हो जाएगी, जितनी पतली होगी उतनी महंगी होगी। इस नस्ल के पशु केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में संकरण हेतु रखे गए हैं। इसके पशु कहां पर रखे गए हैं, तो इस नस्ल के पशु को केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है, अविका नगर मालपुरा टोंक में संकरण के लिए रखे गए हैं, जिनसे नए नए जो है संकरण किए जाते हैं, नई नई नस्लें इजाद करने के लिए इनका वहां पे इसका प्रयोग लिया जाता है मालपुरा के अंदर। अब इसकी उपयोगिता है, तो वजन वही, नर का ज्यादा होगा, मादा का कम होगा। तो नर का जो वजन होता है वो 30 से 35 kg के आसपास होगा,
और मादा का वजन होगा 25 से 30। 5 केजी से 6 केजी तक जो है मादा का रिड्यूस करना, मतलब कम करना है नर की तुलना में। और मांस के लिए ये उपयुक्त नस्ल है। इसका मुख्य यही है इंपॉर्टेंट कि मालपुरा नस्ल जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है मांस के लिए इसको पाला जाता है। और इसकी जो ऊन होती है वो मोटी होती है ना, इसीलिए उससे क्या बनते हैं, नमदे बनते हैं। कौन सा बनते हैं, नमदे और गलीचे के लिए इसकी ऊन जो है वो उपयोग में ली जाती है। कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसकी ऊन जो है वो निम्न क्वालिटी की होती है, तो मालपुरा की भी होती है। ठीक है, ये याद रखना। क्यों होती है, क्योंकि इसकी ऊन कैसी होती है, मोटी होती है। और जितनी ज्यादा मोटी ऊन होगी उतनी ही वो निम्न श्रेणी की रहती है। ये 4-5 नस्लें थी, इसके अलावा और भी है नस्लें, वो अपन देखेंगे साथियों कल। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप बोल देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वैसे दूर हो जाएगा आपका। देख लीजिए, ये अपना आपका हमारा सबका चैनल नया, वैसे कई लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट नहीं किया हुआ हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसके फायदे, सबसे पहले तो थ्योरी आप पढ़ते हो फिर बोलते हो सर ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। अगर आपका क्वेश्चन थ्योरी से चूक गया, कहाँ से चूक, वैसे तो नहीं चूकता सर की क्लास में, वो वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। बुक आपके पास है, टेस्ट सीरीज है, नहीं है, लेकिन ये एक तरह से यही मान लीजिए कि सर आपको फ्री में दे रहे ना, ये भी तो टेस्ट सीरीज का काम है पूरा। यहाँ पे आपको हर टॉपिक वाइज क्या होगा, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओपीडी से पता नहीं चल रहा है, जब बीमार होते तो ओपीडी जाते हैं, उसी तरह कंफ्यूजन आपकी यहाँ दूर होगी। कैसे होगी, वो भी ऑप्शन ही तो होता है, ये सही है ये सही है। यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, ऑप्शन के बारे में भी आपको बताएगा कि ये क्यों सही है ये नहीं है। अच्छी है, काम अच्छा चल रहा है इसके ऊपर। और जिस प्रकार से आपने उसको चैनल को पसंद किया, आई होप कि आपको ये भी पसंद आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि जो इंसान शिद्दत से कुछ करता है ना, तो वो आपको पसंद आता ही आता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।